तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल इन आवर लाइव सेशन। तो फिर से आप सबका स्वागत है हमारे लाइव क्लास में। ठीक है, तो आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। क्लास 10th का सीबीएसई बोर्ड के लिए ट्रायंगल का टॉपिक आज लेकर हम लोग आए हैं। ठीक है, तो ट्रायंगल के लिए सबसे अच्छा बात फ़िलहाल सीबीएसई बोर्ड्स वाले के लिए ये है कि ये जो टॉपिक है ये बहुत बड़ा टॉपिक था एक्चुअली, लेकिन अब छोटा हो गया है एक तरह से देखा जाए तो। सीबीएसई बोर्ड्स वालों ने इसमें से आपका 2 ऐसा एक्सरसाइज ख़त्म कर दिया जो कि 4 एक्सरसाइज में मिला जुला के ज़्यादा दिक्कत होता था बच्चों को। तो पाइथागोरस थ्योरम और एरिया वाला, पाइथागोरस वाला एक्सरसाइज और एरिया वाला एक्सरसाइज, ये दोनों तो डिलीट कर दिया। बचा अब 2 एक्सरसाइज, या कह सकते हैं एक ही एक्सरसाइज बचा है। फर्स्ट एक्सरसाइज में तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो बहुत आसान है, अब थोड़ा सा ध्यान देना है बस। और बचा भी है एक ही थ्योरम भी इसमें बचा है, थेल्स थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। वो थ्योरम को कर लेंगे हम लोग तो सारा ही हो जाएगा। ठीक है, और सिमिलैरिटी बचा है बस, ये 2 चीज़ बचा है और कुछ है नहीं वैसा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं चैप्टर का हम लोग। जैसे ये चैप्टर है हमारा खुला हुआ न्यू वाले बुक में, तो हटा करके दिया है सब कुछ, जो डिलीटेड चैप्टर है टॉपिक है उसको हटा दिया है न्यू वाले में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, ट्रायंगल का। ट्रायंगल का शुरुआत करते हैं आज हम लोग। ट्रायंगल में दिया है कि इससे पहले भी हम लोग ट्रायंगल पढ़े हैं क्लास 9 में। इससे पहले भी हम लोग क्लास 9 में ट्रायंगल पढ़े हैं। लिखा है ना, यू आर फैमिलियर विथ ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स के प्रॉपर्टीज, ट्रायंगल ये सब से आप लोग परिचित हैं, फैमिलियर हैं। ठीक है, हम लोग परिचित हैं उस सब चीज़ से, उसका प्रॉपर्टी से अर्लियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो पिछले क्लासेस में हम लोग ट्रायंगल का कॉन्ग्रेंसी के बारे में पढ़े थे। किस चीज़ के बारे में पढ़े थे? कॉन्ग्रेंसी के बारे में। इसमें हम लोग को पढ़ना है ट्रायंगल का सिमिलैरिटी के बारे में। किस चीज़ के बारे में? सिमिलैरिटी के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले कॉन्ग्रेंट क्या होता है और सिमिलैरिटी क्या होता है, उसको पहले जानते हैं। तो आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं ट्रायंगल का। कॉन्ग्रेंट, इसके बारे में हम लोग 9th क्लास में पढ़े थे। और एक होता है सिमिलैरिटी, इसके बारे में इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो कॉन्ग्रेंस में क्या होता है? कॉन्ग्रेंस में हम लोग देखे थे कि ट्रायंगल जो होता है सेम शेप का होता है, एक ही शेप का होना चाहिए। और क्या देखे थे? सेम साइज का भी होता था, सेम साइज भी होता था, उसमें साइड इक्वल होते थे ना, सेम साइज का भी होता था, उसको कॉन्ग्रेंट बोलते थे। लेकिन सिमिलैरिटी में क्या होता है? सेम शेप होता है। इसमें भी क्या होता है? सेम शेप होता है। शेप क्या होगा? सेम होगा, लेकिन साइज जो होता है वो क्या होता है? डिफरेंट होता है, हो सकता है। ठीक है, डिफरेंट हो सकता है, इक्वल सेम भी हो सकता है लेकिन डिफरेंट भी होता है। ठीक है, डिफरेंट साइज होता है। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि जितना भी, क्योंकि हो सकता है यानी साइज भी, तो जितना भी सिमिलर फिगर होगा, ठीक है, जितना भी कॉन्ग्रेंट होगा, अगर शेप और साइज सेम होगा तो सिमिलर तो हो ही जाएगा, क्योंकि सेम शेप होगा, साइज भी सेम हो जाएगा तो सिमिलर तो हो ही जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं ना, ऑल क्लोज्ड फिगर्स all similar figures are congruent, sorry, all congruent figures, जितना भी congruent फिगर होगा वो सिमिलर हो सकता है। सिमिलर हो सकता है क्या? होगा ही होगा। जितना भी कॉन्ग्रेंट फिगर है वो सिमिलर होगा ही होगा, क्योंकि सब कुछ में बराबर है वो। बट ऑल सिमिलर फिगर्स आर नॉट कॉन्ग्रेंट।
जितना भी सिमिलर फिगर है वो कॉन्ग्रेंट नहीं होगा, ठीक है, वो कॉन्ग्रेंट नहीं होगा, क्योंकि उसका साइज़ डिफरेंट होता है। सिमिलर फिगर का साइज़ डिफरेंट भी हो सकता है, तो कॉन्ग्रेंट तो होगा नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर ये चीज़ दिया हुआ है, शेप भी सेम हो जाए, साइज भी, तो सिमिलर तो होगा ही, शेप ही ना बस सेम होना चाहिए। तो शेप अगर कॉन्ग्रेंट है तो शेप सेम होगा, तो वो सिमिलर भी हो गया, ठीक है। तो जितना भी कॉन्ग्रेंट फिगर है वो सिमिलर होगा, लेकिन जितना भी सिमिलर फिगर है वो कॉन्ग्रेंट नहीं होगा, ठीक है। तो ये एक चीज़ होता है, कॉन्ग्रेंस और सिमिलरिटी में बेसिक यही है अंतर साइज़ का, ठीक है। कॉन्ग्रेंस और सिमिलरिटी में अंतर क्या चीज़ का है, तो साइज का है। आगे देखते हैं क्या दिया था। आगे इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। सिमिलर फिगर्स के लिए क्या बोला है, जितने भी सर्किल होंगे वो सिमिलर फिगर होते हैं, क्योंकि सेम शेप होता है। जितना भी स्क्वायर होगा सिमिलर फिगर होता है, सेम शेप होता है। जितना भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, ध्यान रखना है, सिर्फ इक्विलेटरल, नॉट आइसोसेलेस और स्केलेन ट्रायंगल, जितना भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है वो सब सिमिलर होगा। आइसोसेलेस में भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, उसका कोई श्योरिटी नहीं है, ठीक है। हो भी सकता है, ऐसा नहीं है आइसोसेलेस नहीं होगा। स्केलेन भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि नहीं ही होगा। स्केलेन ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल भी सिमिलर होता है, लेकिन उसका कुछ कंडीशंस होता है, वही तो पढ़ना है हम लोगों को, ठीक है। लेकिन जितना भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है वो हमेशा ही सिमिलर होगा, ठीक है। तो स्क्वायर, सर्किल, ये सब एग्जाम्पल हो गया सिमिलर फिगर का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दिया है कि वी कैन से दैट, हम लोग कह सकते हैं कि ऑल कॉन्ग्रेंट फिगर्स आर सिमिलर, जितने भी कॉन्ग्रेंट फिगर हैं वो सिमिलर होंगे। लेकिन सिमिलर फिगर कोई ज़रूरी नहीं है, नीड नॉट बी कॉन्ग्रेंट, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो कॉन्ग्रेंट होगा, ठीक है। तो सर्किल और स्क्वायर हो सकता है, तो हाँ हो सकता है, अभी बताया, ठीक है। तो ये सब चीज़ दिया हुआ है इसमें, और कुछ वैसा खास नहीं है। यहाँ पे एक चीज़ दिया है, देखेंगे कि टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर, दो पॉलीगन है सेम नंबर का, ठीक है, दो पॉलीगन है सेम नंबर ऑफ साइड, दो को पॉलीगन है। पॉलीगन क्या होता है, क्लोज्ड फिगर जिसमें दो से ज़्यादा साइड होता है, दो से ज़्यादा साइड का क्लोज्ड फिगर को पॉलीगन बोलते हैं, ठीक है। यानी 3 साइड वाला ट्रायंगल पॉलीगन हो गया, 4 साइड वाला क्वाड्रिलेटरल पॉलीगन हो गया, 5 साइड वाला पेंटागन पॉलीगन है, 6 साइड वाला हेक्सागन पॉलीगन है, 8 साइड वाला ऑक्टागन पॉलीगन है, ठीक है। तो जितना भी पॉलीगन्स होगा, सारे पॉलीगन के लिए सिर्फ बोल रहा है, सिर्फ ट्रायंगल का और क्वाड्रिलेटरल ये सब का बात नहीं है। जितना भी पॉलीगन होगा अगर सेम नंबर ऑफ साइड है, यानी 4-4 वाला ही है, ऐसा तो नहीं कर सकते हम लोग ना कि क्वाड्रिलेटरल को पेंटागन से कंपेयर कर देंगे, तो सेम साइड, ठीक है, सेम नंबर ऑफ साइड, 4 है तो 4 ही, क्वाड्रिलेटरल को क्वाड्रिलेटरल से। वो सिमिलर कब होंगे, उसके लिए कंडीशन दिया है कि दो पॉलीगन सिमिलर कब होगा, तो दिया है कि इफ़ देयर कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अगर उसका कोरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा, ठीक है। और दूसरा दिया है कि उसका कोरेस्पॉन्डिंग साइड जो होगा वो सेम रेशियो में होगा। सेम रेशियो को हम लोग यूज़ करते हैं प्रोपोर्शनल के रूप में। रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़े थे ना हम लोग पीछे के चैप्टर्स, पीछे के क्लासेस में, तो वही प्रोपोर्शन है कि इसमें क्या बोला है कि दो पॉलीगन सिमिलर कब होगा, तो वो तब होगा जब उसके एंगल्स जो होंगे, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, वो इक्वल होंगे और कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। जैसे ये पॉलीगन है मान लिया जाए 4 साइड वाला, तो 4 साइड वाले से ही कंपेयर करेंगे इसको। अब ये दोनों सिमिलर है कि नहीं है इसका कैसे पता चलेगा, तो अगर ये है 60 डिग्री, ये है 90 डिग्री, ये है 120 डिग्री और ये है 90 डिग्री, ठीक है। तो ये दो, और इसमें भी ऐसा ही कुछ दे दिया है कि ये है 90 डिग्री, ये है 90 डिग्री, ये है 120 डिग्री और ये है 60 डिग्री। तो ये देखिए कोरेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो रहा है, मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये वाला एंगल मान लिया जाए इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है और ये एंगल इसके बराबर है, ठीक है। ऐसा करके दिया हुआ है, तो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। और साइड प्रोपोर्शनल का क्या मतलब हुआ, जैसे ये साइड है ABCD और ये है PQRS, सॉरी हाँ दे दो ना, नाम देने में कोई दिक्कत नहीं है, फिलहाल नाम लिखना सही से है। तो और देखेंगे तो ये है 2 सेंटीमीटर, ठीक है, ये है 4 सेंटीमीटर का, ठीक है।
ये है 3 सेंटीमीटर का, और ये है 6 सेंटीमीटर का, ये है 4 सेंटीमीटर का, ये है 8 सेंटीमीटर का, ये है 2.5 सेंटीमीटर का, ये है 5 सेंटीमीटर का। तो देखेंगे 60 और 90 एंगल तो बराबर कर दिए कि हाँ कोरेस्पॉन्डिंग एंगल ऐसे ऐसे बराबर है। तो 60 और 90 के बीच में 2 सेंटीमीटर वाला साइड आ रहा है ना, तो 60 और 90 के बीच में यहाँ 4 वाला आ रहा है। तो प्रोपोर्शन ऐसे लिखाता है सेम रेशियो, ठीक है। तो ये कट के 1/2 आएगा ना। उसी तरह 90 और 90 के बीच में 3 सेंटीमीटर वाला है, तो 90 एंगल और 90 के बीच में 6 सेंटीमीटर है। 3/6 भी कट के क्या आ जाएगा, 1/2 ही आएगा, ठीक है। उसी तरह 60 और 120 में 2.5 सेंटीमीटर है, तो 60 और 120 में 5 है, तो 2.5 और 5 को काटेंगे तो भी 1/2 आएगा कट के। उसी तरह बच जाएगा ये वाला 4 सेंटीमीटर और ये 8 सेंटीमीटर। 120 और 90 के बीच में है, और ये 4 भी 120 और 90 के बीच में है, तो 4/8 भी कट के 1/2। सबका वैल्यू अगर कटने के बाद सेम आए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो प्रोपोर्शनल हो जाता है, ठीक है। तो ये दोनों पॉलीगन क्या होता है, सिमिलर होता है। सिमिलर कब होगा, पता चल गया कि जब उसका कोरेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो। और कोरेस्पॉन्डिंग का मतलब यही होता है ना कि जो एंगल बराबर है उससे रिलेटेड साइड ही बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये 6 है, ये 2 और 4 वाला प्रोपोर्शन था, तो ऐसा नहीं है कि ये 4 यहाँ पे आ जाए। वो 60 और 90 के बीच में ही रहना चाहिए, यहाँ आ जाएगा तो फिर नहीं होगा, ठीक है। कोरेस्पॉन्डिंग का यूज़ इसीलिए किया जाता है, ठीक है। ये सब बराबर होता है तब जा कर के ये सिमिलर होता है, ठीक है। ये सिमिलर हुआ, ओके। तो ये सिमिलर कब होगा पॉलीगन, पता चल गया जब उसका साइड इक्वल होगा, सॉरी एंगल इक्वल होगा और साइड प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। और तो इसको हम लोग लिखते कैसे हैं कि सिमिलर है, तो लिखेंगे पॉलीगन ABCD जो है वो किसके, सिमिलर का साइन ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे सिमिलर है किस वाले पॉलीगन के, तो ABCD। AB में पहले 2 आ रहा है, तो 2 के साथ कौन सा साइड था हमारा, 4 था। फिर 3 सेंटीमीटर वाला साइड आ रहा है, तो 6 वाला लेंगे ना, तो 4 के बाद 6 आ गया, ठीक है। उसके बाद 4 वाला है, तो फिर 8 वाला आ जाएगा, आया ना। तो ABCD किसके सिमिलर होगा, RQPS के, RQPS के। तो नाम लिखने में बहुत सावधानी बरतना है, ठीक है। नाम लिखने में बहुत सावधानी देखना है। सिमिलर में नाम गलत तो सब गलत, क्योंकि नाम से ही बहुत सारे क्वेश्चन में सिर्फ आपको ये नाम दे देगा ABCD और कुछ करने बोल देगा कि सिमिलर है ये, तो वहाँ से आपको खुद फाइंड करना होगा। सिमिलर लिख देगा तो ये पता चल जाए कि एंगल AR के बराबर है, तो देखो एंगल AR के बराबर है कि नहीं, एंगल A और ये रहा एंगल R, दोनों 60-60 है, तो दोनों बराबर होगा ना। इससे पता चलता है B है Q के बराबर, तो B है 90 और Q भी है 90, तो दोनों बराबर हुआ ना। उसी तरह C था, तो C है 90, तो P भी है 90, तो C के बराबर P है। D है 120, तो S भी है 120, हो गया बराबर, ठीक है। या फिर साइड से ही उलट के देख लेंगे कि इससे साइड का भी पता चल जाता है कौन किसके प्रोपोर्शनल है, तो साइड AB होगा RQ के प्रोपोर्शनल। तो देखो AB और RQ था ना, 4, 2 और 4 यही दोनों प्रोपोर्शनल था ना, ठीक है। उसी तरह BC जो होगा वो QP के प्रोपोर्शनल होगा, तो BC 3 है और QP 6 है, हुआ ना, प्रोपोर्शनल था ना, 3 और 6 कट के 1/2 आया था। उसी तरह CD साइड जो होगा वो PS के प्रोपोर्शनल होगा, तो CD था हमारा 4 और PS था हमारा 8, 4 और 8 कट के 1/2, यही प्रोपोर्शनल था ना। उसी तरह AD और RS प्रोपोर्शनल होगा, तो देखेंगे AD है 2.5 और RS है 5, तो प्रोपोर्शनल हुआ था ना कट के। तो सिमिलर में ये सब ध्यान देना होता है, ठीक है। चलिए, तो सिमिलर समझ गए क्या होता है। जैसे इसमें दिया था, देखेंगे ये है 70 डिग्री, ये है 70 डिग्री एंगल C, 70 डिग्री एंगल R बराबर है। D है 85 डिग्री, S है 85 डिग्री, A है 105 डिग्री, P भी है 105 डिग्री, 100 डिग्री B है, तो 100 डिग्री Q भी है। तो एंगल तो चारों सेम हो गया, क्या साइड भी प्रोपोर्शनल है, तो वो भी चेक कर लेते हैं। तो देखेंगे 85 और 70 के बीच में 2.4 सेंटीमीटर वाला साइड है, तो इस एंगल के बीच में 85 और 70 वाले में इसमें कौन सा साइड आ रहा है, तो SR आ रहा है ना। तो SR कितना होगा, 4.8 कटेगा तो 1/2 आएगा,
आएगा ना। उसी तरह सी और 70 और 100 के बीच में BC है, उसका है 2.5 सेंटीमीटर। उसमें देखते हैं कितना है, 70 और 100 के बीच में कौन सा साइड आ रहा है, तो RQ आ रहा है और इसका है 5, तो ये हो गया 5, कट के आया 1/2। ठीक है। उसी तरह 100 डिग्री और 105 डिग्री के बीच में 1.5 सेंटीमीटर वाला है। ठीक है, 1.5 सेंटीमीटर वाला है किसके बीच में, 105 और 100, तो 100 और 105 के बीच में यहाँ 3 सेंटीमीटर वाला साइड है, ये भी कट के आ गया 1/2, तो ये भी आ गया। ठीक है, 1/2। उसी तरह ये है 2.1 और ये है 4.2, तो 2.1 और 4.2 कट के 1/2 यहाँ भी आ रहा है, यानी साइड भी प्रोपोर्शनल है। साइड भी क्या है, प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो साइड प्रोपोर्शनल लिखते कैसे हम लोग, तो उसको लिखते हैं CD, DC जो था किसके प्रोपोर्शनल था, SR के, तो लिखेंगे DC/SR। CB किसके प्रोपोर्शनल था, तो RQ के, तो CB/RQ। ये दोनों बराबर होगा ना, क्योंकि दोनों का तो वैल्यू कटने के बाद 1/2 ही आ रहा था ना। उसी तरह BA जो है वो QP के है प्रोपोर्शनल, तो BA जो होगा वो QP के प्रोपोर्शनल होगा। और उसी तरह AD जो है वो PS के प्रोपोर्शनल है, तो AD जो होगा PS के प्रोपोर्शनल होगा। तो इसमें जो पॉलीगन हो गया कौन सा, ABCD प्रोपोर्शनल हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा किसके, PQRS के। तो ये सब ध्यान देना है, बराबर हो, सिमिलर हो गया। जबकि देखो साइड में अंतर है ना, साइड बराबर नहीं है, 2.4 ये 4.8, साइड सेम नहीं ना है, ये 2.4, साइज तो सेम नहीं हुआ, शेप ही ना सेम हुआ, तो ये सिमिलर हो गया। ठीक है, तो ये सब चीज़ इसमें देखना होता है सिमिलर में। आगे देखते हैं। इसको देख लेते हैं सिमिलर है कि नहीं है। ट्विस्ट देखेंगे, 90 90 90 90 90 90, एंगल तो सारे इक्वल हो गए, तो सिमिलर हो जाएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। साइड भी प्रोपोर्शनल होना चाहिए सिमिलर के लिए, तो साइड देखेंगे अब। ये है 3 सेंटीमीटर, ये है 3.5 सेंटीमीटर, 3/3.5 नहीं कटेगा। ये है 3 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर, 3/3 कट गया, 1 आ गया, तो क्या ये इसके बराबर आया, नहीं आया, साइड प्रोपोर्शनल नहीं हुआ। तो ये और ये सिमिलर फिगर नहीं है। सिमिलर फिगर के लिए साइड भी प्रोपोर्शनल होना चाहिए, ये बात ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये साइड प्रोपोर्शनल नहीं है, तो साइड प्रोपोर्शनल नहीं है तो सिमिलर नहीं होगा। सिमिलर होने के लिए एंगल इक्वल होने के साथ साथ साइड भी प्रोपोर्शनल होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लिखा भी था यहाँ पे, सो द 2 क्वाड्रिलेटरल्स आर नॉट सिमिलर, ये दोनों क्वाड्रिलेटरल सिमिलर नहीं है। ठीक है, यानी कि कोई ज़रूरी नहीं है कि सिमिलर होगा। रेक्टेंगल सिमिलर नहीं होता है, रेक्टेंगल का साइज अलग हो सकता है, शेप भले ही सेम हो या ना हो, शेप भी सेम होगा कि नहीं वो भी नहीं पता है। एक रेक्टेंगल नीचे की ओर हो सकता है। चलिए, तो यहाँ पे आ गए हम लोग डायरेक्ट 6.1 में, और कुछ नहीं था 6.1 के लिए, बस याद आपको ये रखना है कि कोई भी पॉलीगन सिमिलर कब होगा, जब उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होगा, तभी वो दोनों पॉलीगन सिमिलर होगा, ये बात ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए 6.1 पे आते हैं। 6.1 को यहीं सॉल्व कर लेते हैं, बहुत आसान है एक्सरसाइज ये। 6.1 देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें से चुनना है क्या होगा। ऑल सर्कल्स आर, सर्कल का हम बताए सारे का शेप एक होता है, तो वो सिमिलर होगा, कॉन्ग्रेंट तो होगा नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे सर्कल एक कॉन्ग्रेंट कैसे हो जाएगा। अगर रेडियस अलग हो गया तो रेडियस भी सेम होता है तब ना कॉन्ग्रेंट होता है, तो यहाँ सारे सर्कल का बात हो रहा है। लेकिन कोई भी रेडियस वाला सर्कल हो, सिमिलर तो ज़रूर होगा वो, क्योंकि शेप तो सेम ही होगा सारे के लिए, तो इसमें सिमिलर भर देंगे हम लोग, यहाँ पे आ जाएगा सिमिलर। ठीक है, उसी तरह ऑल स्क्वायर्स आर, जितने भी स्क्वायर होंगे वो भी सिमिलर होंगे, स्क्वायर भी सिमिलर होता है। ठीक है, उसका एंगल भी इक्वल होगा, साइड भी प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि चारों साइड उसका सबका इक्वल होता है। एग्जाम्पल से समझ लीजिए इसको कैसे होगा। जैसे ये स्क्वायर है तो स्क्वायर बड़ा कर देते हैं एक स्क्वायर को। ठीक है, एक छोटा स्क्वायर एक बड़ा स्क्वायर, साइज तो अलग है लेकिन सिमिलर हो सकता है, कॉन्ग्रेंट तो नहीं होगा, क्योंकि साइज अलग अलग है तो सारे स्क्वायर कॉन्ग्रेंट तो नहीं होंगे। लेकिन 90-90 के कारण एंगल तो इक्वल हो गया। अब देखते हैं, अगर इसका 2 साइड होगा तो सारा साइड 2 होगा, इसका अगर 5 होगा तो सारा 5 होगा, तो सब में अगर प्रोपोर्शनल करेंगे तो 2/5 ही आएगा, सब में 2/5 2/5 2/5। तो साइड भी क्या होता है, स्क्वायर का प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए स्क्वायर जो होता है हमेशा सिमिलर होगा। ठीक है, सर्किल हमेशा सिमिलर होगा, स्क्वायर हमेशा सिमिलर होगा, और
इक्विलेटरल ट्रायंगल हमेशा सिमिलर होगा। जैसे मैंने बताया आइसोसेलेस कोई ज़रूरी नहीं है कि सिमिलर होगा, ठीक है। तो सिमिलर कब होगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल हमेशा सिमिलर होगा, ठीक है। यही वाला केस लगेगा उसमें भी, क्योंकि उसका एंगल सब 60 डिग्री होता है, तो एंगल तो सारा बराबर होगा। और एक अगर ट्रायंगल का साइड 2 है और दूसरे का 6 है तो सारे का 2/6 1/3 ही आएगा कट के। 2/7 है, अगर दूसरे का ट्रायंगल का 7 है साइड तो 2/7 2/7 ही सब में आएगा, ठीक है। तो बस इतना ही था इसमें पहला क्वेश्चन में। फिर दिया 2 पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स। अगर अभी मैंने दिखाया था कि 2 पॉलीगन अगर उसमें सेम 4 वो साइड वाला है पॉलीगन तो 4 ही साइड मान लिया जाए, 5 साइड वाला है तो 5 ही साइड दूसरा पॉलीगन भी, तो वो सिमिलर कब होगा? तो अभी मैंने बताया इफ़ देयर कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए या सेम लिख सकते हैं। और कोरेस्पॉन्डिंग साइड क्या होना चाहिए? तो पहला के लिए इक्वल आ जाएगा और दूसरा में प्रोपोर्शनल भरा आ जाएगा। यहाँ पे तो ऑप्शन चुनने के लिए इक्वल और प्रोपोर्शनल ही था, तो एक में इक्वल और साइड में प्रोपोर्शनल भर दिए, ठीक है। आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है? गिव 2 डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर। 2 को हम लोग को एग्जाम्पल देना है, सिमिलर फिगर का एग्जाम्पल दे दीजिए। स्क्वायर, सर्किल, कुछ भी, इक्विलेटरल ट्रायंगल, बहुत सारा जान गया। नॉन सिमिलर फिगर, पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल, बहुत सारा नॉन सिमिलर फिगर में, ठीक है। कुछ भी 2 को एग्जाम्पल दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 बस इतना ही था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। थर्ड में क्या बोला है? तो थर्ड में बोला है स्टेट वेदर द फॉलोइंग इक्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नॉट। बताना है कि ये सिमिलर है कि नहीं है। तो सिमिलर सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि क्या देखेंगे, साइड प्रोपोर्शनल देख लेते हैं। तो साइड जो है पी क्यू बाई ए बी 1.5/3 है, तो ये कट के 1/2 होगा ना। उसी तरह ये भी कट के सब ये कट जाएगा 1/2, 1.5 है, 3 है, यहाँ भी 1/2, 1.5 है, 3 है, यहाँ भी 1/2, तो सब तो बराबर आ गया। पी क्यू बाई ए बी जो होगा साइड वो होगा क्यू आर बाई बी सी और आर एस बाई सी डी और एस पी बाई डी ए। साइड तो प्रोपोर्शनल आ गया, लेकिन क्या एंगल इक्वल है? देखेंगे ये सारा 90 डिग्री है, इसमें सारा एंगल 90 है, इसमें 90 नहीं ना है, अलग अलग एंगल है। तो एंगल इक्वल नहीं हुआ इस बार, साइड प्रोपोर्शनल हो गया लेकिन एंगल इक्वल नहीं हुआ। तो ये दोनों फिगर क्या है? सिमिलर नहीं है। तो इसमें लिखेंगे नो दे आर नॉट सिमिलर, दे आर नॉट सिमिलर। थर्ड क्वेश्चन का आंसर बस इतना होगा, दे आर नॉट सिमिलर। अगर रीजन पूछता है इसमें, अगर रीजन क्वेश्चन में दे देता है एग्जाम के क्वेश्चन में कि ये क्यों सिमिलर नहीं है, रीजन दीजिए, तो रीजन में लिखेंगे बिकॉज एंगल्स आर नॉट सेम, कि एंगल्स दोनों का क्या होगा? सेम नहीं होगा, ठीक है, इसलिए सिमिलर नहीं है। चलिए हो गया एक्सरसाइज 1 खत्म। बस इतना ही तो था एक्सरसाइज 1 में। अब हम लोग पढ़ेंगे थेल्स थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब आप लोगों के एग्जाम के लिए सिर्फ यही थ्योरम ही बचा है। अगर कोई थ्योरम आएगा तो यही आएगा। पाइथागोरस थ्योरम हट गया, एरिया वाला थ्योरम हट गया, डिलीट हो गया टॉपिक, तो अब सिर्फ एक थ्योरम बचता है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं क्योंकि ये थेल्स साहब का देन है, ठीक है। तो थेल्स थ्योरम देख लेते हैं। बस एक ही तो थ्योरम है, अगर वो आ गया एग्जाम में तो 3-4 नंबर का वही आएगा। इसलिए इस थ्योरम को आप जैसे समझ के लिखिए या रट के लिखिए, रट जाइए, जैसे भी करिए, जो भी करिए कर लीजिए, क्योंकि थ्योरम को आपको एक तरह से समझना भी होगा, एक तरह से रटना भी होगा, क्योंकि थ्योरम में हम लोग कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। कोई थ्योरम में छेड़छाड़ करने के लिए हम लोगों को पहले उस तरह का रिसर्चर बनना होगा, पीएचडी करना होगा, तभी हम लोग छेड़छाड़ कर सकते हैं। जो दे के चल गए, नहीं तो वो पढ़ना होगा। तो अभी हम लोग उस काबिल नहीं है कि उसमें छेड़छाड़ कर सके, उसको प्रूफ कर सके कि वो गलत है। इसलिए जैसा दिए हैं वैसा पढ़ना होगा इसमें, ठीक है। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम हम लोग अब पढ़ेंगे, जो मेन थ्योरम है इस पूरे चैप्टर के लिए, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसका स्टेटमेंट के साथ, स्टेटमेंट जो इसका है वो भी याद करना है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है स्टेट एंड प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लिख देगा डायरेक्ट, या फिर लिख देगा स्टेट एंड प्रूव थेल्स थ्योरम। तो इसमें स्टेट का मतलब आपको स्टेटमेंट भी लिखना होगा, फिर प्रूव भी करना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोगों को थेल्स थ्योरम में करना है। तो थेल्स थ्योरम अभी पढ़ेंगे, और ये एकमात्र थ्योरम है जो आप लोगों को ट्रायंगल में पढ़ना है फिलहाल। एक कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम भी है, लेकिन वो आता नहीं है। मैंने आज तक तो देखा है 10 साल में अगर कोई थ्योरम पूछा है ट्रायंगल से, 10-12 साल से क्वेश्चन देख रहा हूँ,
जब मैंने एग्ज़ाम दिया उसी टाइम से मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ कि जब तक वो सारा थेल्स थ्योरम अगर 10 बार बोर्ड हुआ है, 10 बार अगर मैंने क्वेश्चन देखा है तो उसमें 5-6 बार थेल्स थ्योरम ही रहा है, और 3 बार देखा तो मान लिया जाए पाइथागोरस थ्योरम था, और 1-2 बार एरिया वाला थ्योरम था। तो सीधी सी बात है, एरिया वाला और पाइथागोरस तो हट गया, तो आपके पास ऑप्शन बचता है एक। अगर आया, नहीं आया तब तो अलग बात है, अगर थ्योरम आया तो ये आएगा। ठीक है, तो थेल्स थ्योरम अब हम लोग देखेंगे। ये है हमारा थ्योरम नंबर 6.1, जिसको थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। ये हैं हमारे थेल्स साहब, ये हैं हमारे थेल्स साहब। ठीक है, इन्होंने ही दिया था थेल्स थ्योरम, इन्हीं के नाम पे रखा है थेल्स थ्योरम। यही है हमारे थेल्स साहब। मुंह अच्छा से नहीं दिख रहा है, थेल्स। 640 से 546 BC बिफोर क्राइस्ट। 600 यानी कि ईसा के जन्म से 640 साल पहले जन्म लिए, 546 साल में पहले मर गए। ये तो हिस्ट्री का बात हो गया। चलिए, तो हम लोग मैथ्स पे आ जाते हैं। तो थेल्स साहब का ये थ्योरम है। तो थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है जो कि आपको लिखना है? थेल्स का स्टेटमेंट है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड of a triangle to intersect the other two sides in distinct point, the other two sides are divided in the same ratio। ये है पूरा थ्योरम का स्टेटमेंट कि अगर एक ट्रायंगल है तो उसमें 3 साइड होगा, तो एक साइड के अगर पैरेलल हम लोग कोई लाइन बनाते हैं, एक साइड के पैरेलल लाइन बनाएंगे, और कैसा लाइन? बाकी दोनों साइड को वो अलग अलग पॉइंट पे काटता हुआ लाइन। ठीक है, तो दोनों साइड जो कटेगा, जहाँ पे फिगर से क्लियर होगा, जैसे ये फिगर है, यहीं पे फिगर देख लेते हैं, उसके बाद प्रूव करेंगे इसको। जैसे ये ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल के हम लोग इस साइड के, एक साइड के पैरेलल एक लाइन बनाते हैं, लेकिन कैसा पैरेलल लाइन होना चाहिए? वो बाकी दोनों साइड को अलग अलग पॉइंट पे काटता हो। ठीक है, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे। तो वो जो साइड है वो देखिए, यहाँ से एक पार्ट हुआ और एक पार्ट ये हुआ, इधर एक पार्ट हुआ, ये सेम रेशियो में यानी प्रोपोर्शनल हो जाएगा। AD/DB, AE/EC। अगर कोई पैरेलल लाइन है, एक साइड के पैरेलल ड्रॉ किया जाता है, तो वो साइड को 2 बराबर रेशियो में बांट देगा। ठीक है, ये चीज़ दिया है इस थ्योरम में प्रूव करने कि हाँ बराबर होगा। तो कैसे होगा बराबर, वो प्रूव करेंगे। ठीक है, ये थ्योरम में था पहला। पैरेलल होगा तब, पैरेलल हम लोग इधर भी ड्रॉ कर सकते थे एक साइड के, लेकिन इधर क्यों नहीं किए? क्योंकि स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि वो बाकी दोनों साइड के पॉइंट पे डिस्टिंक्ट होना चाहिए। यहाँ से भी डाल सकते थे हम लोग, यहाँ से भी कर सकते थे, बस इसके पैरेलल होना चाहिए और दोनों साइड को अलग अलग पॉइंट पे काटना चाहिए। ठीक है, फिर से करना होगा। सॉरी, चलिए तो थेल्स थ्योरम को प्रूव करना शुरू करते हैं अब।
ठीक है। दिया है इसमें, क्या बोला था, इफ अ लाइन, इसमें क्या बोला है कि इफ अ लाइन, कोई लाइन है ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, फिर से समझ लेते हैं, एक ये साइड हो गया BC, उसके पैरेलल DE कोई साइड को हम लोग ट्रायंगल में करते हैं, इंटरसेक्ट करेगा वो बाकी दो पॉइंट्स पे, यहाँ पे इंटरसेक्ट किया एक पॉइंट, बाकी दोनों साइड पे, तो AD बाई DB जो होगा सेम रेशियो में बटेगा, जहाँ पे भी कटे, यहाँ पे कटता है तो यहीं पे, ठीक है, जहाँ पे भी ये लाइन पैरेलल लाइन जो है इसके पैरेलल जो लाइन है, इसके पैरेलल है ना वो एक साइड के, ये तो ये पैरेलल लाइन जो है बाकी दोनों साइड पे जिस पॉइंट पे कटेगा तो वो पॉइंट से AD और DB AE बाई EC के बराबर होगा, ये प्रूव करना है इसमें, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ याद रखेंगे हम लोग, क्या याद रखेंगे, एक चीज़ याद रखेंगे इसमें हम लोग कि इसको जैसे भी हो याद करें, समझे, जैसे भी हो ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो और ज्योमेट्री बनाने का तरीका सीखेंगे, ज्योमेट्री कैसे बनाना है, तो सबसे पहले फिगर बनाएंगे हम लोग, थ्योरम में सबसे पहले स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर फिगर बनाएंगे, फिर गिवन लिखेंगे, लेकिन जो कि 9th क्लास में आप लोग सीखे होंगे उम्मीद करते हैं, लेकिन अगर डायरेक्ट क्वेश्चन है, थ्योरम नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो फिर वो लिखने का जरूरत नहीं है क्वेश्चन, डायरेक्ट पहले फिगर बनाएंगे ज्योमेट्री के लिए, उसके बाद लिखेंगे गिवन, उसके बाद क्या लिखेंगे, गिवन। तो इसमें गिवन क्या क्या है, गिवन है कि ABC एक ट्रायंगल है, ABC इज अ ट्रायंगल, ABC इसमें क्या है, ट्रायंगल है, इन विच, और उस ट्रायंगल में जिसमें कि हम लोगों ने एक ड्रॉ किया है DE लाइन BC के पैरेलल, DE पैरेलल टू एक ट्रायंगल है जिसमें DE BC के पैरेलल है, ठीक है, और कुछ तो नहीं है इस ट्रायंगल में। उसके बाद लिखते हैं हम लोग टू प्रूव दैट, यानी कि हम लोग को प्रूव क्या करना होगा, क्वेश्चन चाहे थ्योरम, ये वाला कॉन्सेप्ट सब में फॉलो होगा, सारा में प्रोसेस ये स्टेप फॉलो होगा, ठीक है। टू प्रूव दैट में क्या लिखेंगे, तो प्रूव हम लोग को क्या करना था कि AD बाई DB जो होगा वो AE बाई EC के बराबर होगा, ये हम लोग को प्रूव करना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसमें जिसमें कंस्ट्रक्शन का ज़रूरत पड़ेगा उसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे ज्योमेट्री में, कंस्ट्रक्शन यानी अपने मन से वो कंस्ट्रक्शन करना है, लेकिन वैलिड कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, ऐसा कंस्ट्रक्शन जिसको हम लोग कर सकते हैं कंपास या रूलर या प्रोटेक्टर किसी के भी मदद से, ऐसे ही कुछ भी कंस्ट्रक्शन नहीं कर देना है, ऐसा कंस्ट्रक्शन होना चाहिए वैलिड जो कि हम लोग कर सके, ठीक है। ऐसे ही कुछ भी फालतू कंस्ट्रक्शन नहीं करना है, ऐसे ही कंस्ट्रक्शन कर देते हो तो पुल ब्रिज ये सब गिर जाता है ना, तो कंस्ट्रक्शन वैलिड तरीक़ा से होना चाहिए, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन इसमें हम लोग करेंगे, जितना भी ज्योमेट्री वाला होगा उसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे, अगर ज़रूरत होगा तो, नहीं ज़रूरत होगा तो नहीं करेंगे, ठीक है। और इसमें आपको अपना बुद्धि, अपना विवेक, अपना इंटेलेक्चुअल पावर लगाना होगा कि कहाँ पे कंस्ट्रक्शन होगा, क्या कोई तरीका नहीं बचा है क्या कि कंस्ट्रक्शन करना पड़ रहा है, उसमें लगाना होगा, इसका कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है। तो इसमें कंस्ट्रक्शन हम लोग को करना होगा। तो कंस्ट्रक्शन क्या किया गया है, तो देखेंगे कंस्ट्रक्शन क्या किया गया है, DM एक परपेंडिकुलर बनाया गया और EN एक परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हम लोग कंपास से किसी भी फिगर में बना सकते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे कि ड्रॉ DM परपेंडिकुलर टू, DM किस साइड पे परपेंडिकुलर है, AC पे है, AC, और EN एंड EN परपेंडिकुलर टू किस पे है, AB पे है। और एक कंस्ट्रक्शन क्या हुआ है, B और CD को हम लोग ज्वाइन कर दिए हैं, तो उसको भी लिख देंगे ज्वाइन, हम लोग नहीं किए हैं, ये थेल्स साहब किए हैं, ठीक है। ज्वाइन DC एंड EB, इसको हम लोग ज्वाइन कर दिए, इतना कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे, ठीक है। अब इसका हम लोग प्रूफ देखेंगे, प्रूफ छोटा में बताते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसका अब हम लोग प्रूफ देखेंगे, उसके बाद हम लोग इतना स्टेप के बाद अगला स्टेप है प्रूफ, अब हम लोग देंगे प्रूफ। तो थेल्स साहब ने क्या दिया इसका प्रूफ, परपेंडिकुलर बनाया है, हाइट बनाया है, तो हाइट क्यों बनाया है, बनाया है हाइट एरिया के लिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो देखेंगे फिगर एक बार थोड़ा ध्यान से,
आप लोग सबको ये फिगर दिख रहा है, ये ट्रायंगल, इसमें इस ट्रायंगल में अगर हम लोग EN हाइट लेते हैं तो बेस क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा। ठीक है, बेस क्या होगा, AD हो जाएगा। हम लोग को इसमें साइड प्रोपोर्शनल लाना है। ठीक है, साइड क्या करना है, प्रोपोर्शनल लाना है। प्रोपोर्शनल का मतलब है ये फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन मतलब होता है डिवाइड, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, डिवाइड। तो इसमें भी हम लोग को डिवाइड करना होगा यूज़, कहाँ पे करेंगे वो देखते हैं। तो ये हमारा बेस है, इस ADE ट्रायंगल के लिए बेस अगर AD लेते हैं तो हाइट क्या हो जाएगा, EN हो जाएगा। इसी को लिखेंगे हम लोग, सबसे पहले लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE हाफ इंटू बेस, बेस क्या लिए थे हम लोग, AD लिए थे, तो हाइट क्या हो जाता है, EN हो जाता, होता ना। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब लिखेंगे फिर से एरिया, एक बार एरिया ऑफ ट्रायंगल। इस बार कौन सा ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, तो इस बार हम लोग ट्रायंगल का, जैसे इसमें हम लोग ध्यान रखेंगे इस चीज़ को याद रखने के लिए, समझने के लिए या कुछ भी करने के लिए, कि अगर हम लोग ऊपर वाले ट्रायंगल में, अगर हम लोग ऊपर वाले ट्रायंगल में ये देखिए AD बेस लिए हैं इस ट्रायंगल के लिए, तो इसके बगल का बेस क्या है, BC। जो बेस हम लोग लेंगे उसके बाद अगला वाला बेस लेना है। जैसे AD बेस लिए हैं तो इस बार BD बेस लेंगे, DB। ठीक है, क्या लेंगे, DB को बेस लेंगे। तो ये DB बेस किस ट्रायंगल के लिए है, वो इस ट्रायंगल के लिए है। किस ट्रायंगल के लिए है, तो ये इस ट्रायंगल के लिए है DB बेस। तो इस ट्रायंगल का हाइट क्या हो जाएगा, तो आप लोग एक चीज़ याद रखिएगा कि ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्रायंगल, ये ऑब्ट्यूस एंगल्ड है, यहाँ पे 90 से ज़्यादा बन रहा है एंगल। तो ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्रायंगल के लिए जो हाइट होता है हमेशा ट्रायंगल के बाहर बनता है। जैसे मान लिया जाए कि ये एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है ना, ये 90 से ज़्यादा है, तो इसका हाइट जब भी बनेगा तो इस ट्रायंगल के बाहर बनेगा। इस बेस में इसको मिला देंगे, इस बेस को मानेंगे, ये बेस है ना, तो इससे बाहर बनेगा बेस पे हाइट। ठीक है, तो याद रखेंगे ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल का हाइट कहाँ बनता है, ट्रायंगल के बाहर बनता है। तो ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है ना जी, ये वाला ट्रायंगल ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, तो इसका हाइट बाहर बनेगा ना, ये बेस होगा। तो इसको बढ़ाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा, तो ये इसका बेस होगा EN और हाइट हो जाएगा EN और बेस हो जाएगा DB इस ट्रायंगल के लिए। किस ट्रायंगल के लिए, BDE ट्रायंगल के लिए। ठीक है, तो इसी को लिखेंगे अब अगला एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE। DBE का क्या हो जाएगा, हाफ इंटू DB बेस था और हाइट तो वही EN ही हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो लेना है वो कैसे लेना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग को लेना है बेस, अगर बेस से रखिए याद या हाइट से याद रखिए। EN हाइट जो है वो इसके लिए है, इस ट्रायंगल के लिए EN हाइट है, और इसी ट्रायंगल के लिए, इस ट्रायंगल के लिए ही EN हाइट है। ठीक है, तो हम लोग याद क्या रखेंगे इसमें हम लोग याद रखेंगे हाइट से या बेस से, जिससे भी याद रखना है रख लीजिए कि अगर हाइट हम लोग EN ले रहे हैं, कि अगर हम लोग हाइट EN ले रहे हैं तो ये इस ट्रायंगल में आएगा हाइट EN और इस ट्रायंगल में आएगा, तो ये दोनों ट्रायंगल एक साथ लेंगे। ठीक है, या फिर बेस से याद रख लेंगे कि AD अगर बेस ले रहे हैं तो उसके बगल वाला ट्रायंगल का फिर बेस लेंगे। 2 बार लेना है एरिया। ठीक है, तो 2 बार हम लोग ले लिए। ठीक, अब आते हैं आगे। अब इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे दोनों इक्वेशन को, क्योंकि हम लोग को प्रूफ में क्या लाना है, प्रोपोर्शन लाना है, साइड में प्रोपोर्शन है यानी डिवाइड में लाना है, तो उसको डिवाइड कर देंगे। तो लिखेंगे यहाँ ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE जो होगा वो एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE को प्रोपोर्शन में डाल देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो इसका एरिया क्या था, हाफ इंटू AD इंटू EN बाई हाफ इंटू DB इंटू EN। देखिए EN कट जाएगा, हाफ हाफ कट जाएगा, तो एरिया ऑफ ADE और DBE किसके बराबर होगा, साइड AD बाई DB के बराबर होगा। ठीक है, ये वाला स्टेप आप स्किप भी कर सकते हैं, इसको ना लिख करके डायरेक्ट ये स्टेप भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं होगा। ठीक है, यानी आप इसको भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, इसको भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है,
ये देखिए, अब फिर से देखिए कि एरिया को हम लोग डिवाइड क्यों किए। तो ज़रा पीछे चलते हैं, हम लोग को क्या लाना है, हम लोग को प्रूफ में लाना है कि साइड ए डी बाई डी बी जो होगा ए बाई ई सी के बराबर होगा ना। तो ए डी बाई डी बी ये कैसे आएगा, तो ए डी बाई डी बी एरिया निकालने के बाद डिवाइड करके ही ना आता, इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्या किए, डिवाइड किए हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग को क्या लाना है, ए ई बाई ई सी। तो ए ई यहाँ है, ए ई ये रहा, ठीक है, ए ई साइड ये है और ई सी ये है। तो ए डी बाई डी बी हमारा कैसे आया था, इस ट्रायंगल का एरिया को इस ट्रायंगल का एरिया से डिवाइड कर दिए थे। तो ए ई कैसे आएगा, इसी ट्रायंगल का एरिया को इसी यानी इस वाले अब ट्रायंगल से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। किस वाले ट्रायंगल का एरिया को किससे डिवाइड करेंगे, तो ए डी ई को ट्रायंगल का एरिया को डी ई सी वाले से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ए ई लाना है ना हम लोग को अब, तो बेस ए ई होगा तो उसका हाइट क्या हो जाएगा इस ट्रायंगल में, डी एम हो जाएगा, और बेस ई सी हो जाएगा तो उसके लिए भी हाइट क्या हो जाएगा, डी एम, क्योंकि यहाँ पे ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बन रहा है, बाहर हाइट बनेगा। ठीक है, तो वो भी लिख लेते हैं अब, तो उसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर है 3। तो ये जो स्टेप है इसको हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ये ना लिख करके डायरेक्ट क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, फिर से ए डी ई यही वाला जो ऊपर है, बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल, लेकिन नीचे का एरिया बदल जाएगा। क्यों, क्योंकि ट्रायंगल दूसरा हो रहा है नीचे में। कौन सा ट्रायंगल हो रहा था नीचे, तो नीचे हो रहा था डी ई सी, ये वाला ट्रायंगल हो रहा है ना डी ई सी। तो इसमें लिखेंगे हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी। ठीक है, इक्वल टू हाफ इंटू ए डी ई के लिए बेस क्या था, तो ए डी ई के लिए इस बार हमको ए ई चाहिए ना साइड, इस बार हमको कौन सा साइड चाहिए, ए ई चाहिए। कौन सा साइड चाहिए, तो ए ई चाहिए। तो हम लोग इसमें बेस लेंगे ए ई, तो हाइट क्या हो जाएगा, डी एम हो जाएगा। तो बेस ए ई हाइट डी एम बाई हाफ इंटू इस वाले डी ई सी का बेस क्या होगा, तो डी ई सी का बेस हो जाएगा ई सी ये वाला, और हाइट उसका डी एम ही रहेगा ना। तो इसमें लिख देंगे ई सी बाई ई सी इंटू डी एम। इसमें देखेंगे डी एम कट गया, हाफ हाफ कट गया, तो क्या आ गया, ए ई बाई ई सी आ गया ना। यानी कि हम लोग, मैं ये बोल रहा हूँ कि डायरेक्ट ये स्टेप भी लिख सकते हैं हम लोग थ्योरम प्रूव करने में। ठीक है, ये वाला स्टेप को छोड़ करके ये स्टेप भी लिख सकते हैं। जब ये स्टेप लिखेंगे तो देखेंगे यहाँ पे हमको प्रूव क्या करना था, हम लोगों को प्रूव करना था ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी। तो देखिए ए डी बाई डी बी और ए ई बाई ई सी आर एच एस में आया हुआ है, तो अगर क्या एल एच एस अगर इक्वल हो जाता है तो आर एच एस भी इक्वल हो जाएगा ना, जो हम लोग को प्रूव करना है। एल एच एस अगर इक्वल हो जाए तो आर एच एस भी इक्वल हो जाएगा, तो आर एच एस जब इक्वल हो जाएगा तो हम लोग का प्रूव आ जाएगा। तो क्या एल एच एस बराबर है, ये प्रूव करना होगा ना कि एल एच एस बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है यहाँ ये वाला ट्रायंगल ए डी और ये वाला ट्रायंगल ये दोनों इक्वल है ना, दोनों तो एक ही ट्रायंगल है, सेम ट्रायंगल है, तो दोनों का एरिया तो एक ही होगा। ए डी का ट्रायंगल का अगर एरिया 50 होगा तो यहाँ भी ए डी का 50 ही होगा। तो हम लोग को क्या बराबर करना है, डी बी ई और डी ई सी, क्या ये दोनों बराबर होगा ट्रायंगल, क्या ये दोनों ट्रायंगल का एरिया बराबर होगा, ए डी बी ई और डी ई सी क्या बराबर होगा। तो चलिए फिगर पे चलते हैं। कौन सा ट्रायंगल बराबर हम लोग को लाना है, हम लोग ए डी तो बराबर हो गया दोनों के लिए, लेकिन अगर डी बी ई ये ट्रायंगल का एरिया और ये ट्रायंगल का एरिया ये दोनों भी बराबर हो जाए तो हमारा एल एच एस बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो अब चलेंगे पीछे क्लास 9th में। क्लास 9th का ज्योमेट्री का एक थ्योरम आप लोग को याद करना होगा, याद रखना होगा, और वो थ्योरम था क्वाड्रिलेटरल में पढ़े होंगे कि अगर दो पैरेलल लाइन के बीच में एक ही बेस पे दो ट्रायंगल है तो दोनों का इक्वल एरिया होता है। आप लोग थ्योरम एक पढ़े होंगे, ट्रायंगल्स हैविंग सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया, क्लास 9th के ज्योमेट्री में था। देखिए 9th वाला यूज़ हुआ ना, इसलिए याद रखना पड़ेगा। ठीक है, वो क्या कहता था थ्योरम
कि एक ही बेस पे और एक पैरेलल लाइन के बीच में बना हुआ दो ट्रायंगल का एरिया हमेशा सेम होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या था, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन दोनों पैरेलल है ना, यानी पैरेलल लाइन के बीच में ये दोनों ट्रायंगल आ रहा है ना, एक ही ये दोनों पैरेलल लाइन के बीच में ही दोनों ट्रायंगल है, और ये वाला ट्रायंगल इस बेस पे है और ये वाला ट्रायंगल भी इसी बेस पे है। बेस भी दोनों का क्या है, सेम है, तो दोनों का एरिया भी क्या होगा, सेम होगा। ये क्लास 9th में हम लोग पढ़े थे। क्लास 9th में आप लोग ध्यान नहीं दिए होंगे अच्छा से पढ़ने में, तो नहीं याद आएगा। उसमें थ्योरम था इस तरह का, उसमें हम लोग पढ़े थे कि ये और ये लाइन पैरेलल है, तो ये वाला ट्रायंगल और एक ही ये ही बेस है मान लिया जाए, तो ये वाला ट्रायंगल इसी बेस पे है और ये वाला भी ट्रायंगल इसी बेस पे है, और ये लाइन पैरेलल है, तो ये दोनों इक्वल एरिया होता था। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। तो इसको हम लोग लिखेंगे अब आगे चल के। यहाँ पे क्या था कि AD तो बराबर हो गया, लेकिन इसको बराबर करना था, तो ये भी बराबर हो गया थ्योरम से। तो इसको लिखेंगे पहले हम लोग, क्या लिखेंगे, थोड़ा स्टेटमेंट लिखेंगे कि वी नो दैट, थोड़ा अंग्रेजी झाड़ देना है कॉपी में ताकि चेक करने वाला को अच्छा लगे। वी नो दैट ट्रायंगल्स हैविंग सेम बेस एंड between same parallel lines are equal in area। हम लोग ये क्लास 9th में पढ़े थे। ठीक है, कि सेम बेस पे और सेम पैरेलल लाइन के बीच में बना हुआ दोनों ट्रायंगल क्या होता है, इक्वल होता है एरिया में। ठीक है, इसीलिए सो एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE जो होगा वो हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC के। एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC के, बस ये लिखना होगा एक लाइन। ये हो गया इक्वेशन नंबर 5। अब देखेंगे इक्वेशन नंबर 3, 4, 5 से हम लोग को क्या पता चलता है। 3 और 4 से तो ये पता चल रहा है कि AD बराबर है, और 5वां इक्वेशन से ये पता चल गया कि DBE जो है DEC के बराबर है। तो लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 3, 4 एंड 5। तीसरा, चौथा, 5वां से पता चल गया कि LHS इक्वल है, तो RHS क्या होगा, वो भी इक्वल होगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC। यही हम लोग को इसमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, इस वाले थ्योरम को आप लोग इस क्लास को क्या करिएगा, जो लाइव क्लास हुआ है वो लाइव हमारे चैनल के लाइव वाले सेक्शन में वो रह जाता है। ठीक है, रहता है। तो इस वाले थ्योरम को आप लोग 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, जितनी बार हो सके देखिए। जब एक बार में समझ में आना बहुत मुश्किल है ये। ठीक है, तो इसको जितनी बार हो सके उतनी बार देखिएगा इसको। ठीक है, तब समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगा, जो भी होगा। इसको कुछ तो करना ही होगा इसका ना, याद करिए, रट्टा मारिए या समझिए, इसको देखिए 4-5 बार, समझ में ही आ जाएगा। रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, और ज्योमेट्री अच्छा से 9th में पढ़े हुए होते हैं तो इसमें दिक्कत नहीं होता। 9th में ही ज़्यादा ज्योमेट्री है 10th के मुकाबले। 10th में तो 2 चैप्टर ही हैं ज्योमेट्री, एक ट्रायंगल है, एक सर्किल है, और क्या है। लेकिन 9th में 6-6, 7-7 चैप्टर ज्योमेट्री का है, तो 9th में ज्योमेट्री अच्छा से पढ़ना था। ये हो गया 10th। ठीक है, तो इसको हम लोग को याद कर लेंगे, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो पहले इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए 1-2 दिन में, 4 बार, 5 बार, 6 बार, जितना बार भी हो सके देख करके। उसके बाद इसका मैं मेन कंक्लूजन बताऊंगा। इसका कंक्लूजन अभी बाकी है। ये तो थ्योरम प्रूव हो गया कि हमको क्या लिखना है, थ्योरम अगर आएगा तो बोर्ड में। इसका कंक्लूजन जिससे क्वेश्चन बनेगा वो मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। अभी ज़्यादा ओवरलोड नहीं देना है, पहले इसको समझिए अच्छे से 3 बार, 4 बार, 5 बार देख करके। उसके बाद मैं आप लोगों को इसका कंक्लूजन दूंगा कि इसका कहाँ यूज़ है क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए। बाकी ट्रायंगल थोड़ा ज्योमेट्री जो होता है थोड़ा समझने में दिक्कत होता है, इसलिए 4 बार, 5 बार देखिए, कोई बड़ा इशू नहीं है। 2-3 बार प्रैक्टिस, रिवीजन देखिए, समझिए, तब आराम से हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने तो देखा है इतने दिनों से पढ़ाते हुए,
ज्योमेट्री में लगभग लगभग 80 से 85% स्टूडेंट को दिक्कत होता है, ठीक है। तो इसको सही कैसे किया जाएगा, तो इसको देख के सही किया जाएगा, ठीक है, बहुत बार देखना होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, क्लास ख़त्म करते हैं।